सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के स्पीकर का मैं एक स्पेशल धन्यवाद पहले ही करना चाहूंगी, क्योंकि जो 2-2.5 महीने पहले से जो डिसाइडेड स्पीकर थे उनको कुछ आवश्यक कार्य रहा, क्योंकि आज होली का शुभ पर्व है और कहीं न कहीं कुछ शुभ कार्य निकल ही जाते हैं। तो उन्होंने जब ये विषय मेरे सामने रखा तो डॉक्टर चिन्मयी से बात हुई और तुरंत ही उन्होंने अपनी सहमति दी आज के लेक्चर के लिए। यानी विदिन 4-5 डेज आपने 4-5 डेज पहले ही आपने इसका संज्ञान हुआ और आपने तुरंत ही उसकी अनुमति दी, सहमति दी। तो ये काबिले तारीफ है कि आपने तुरंत ही अपना वक्तव्य व्याख्यान देने के लिए हाँ कहा। और आपका इसलिए इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए स्पेशल धन्यवाद मैं कर रही हूँ। डॉक्टर चिन्मयी जी का सबसे पहले मैं आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आपने BMS गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी आसाम से 2019 में आपने कंप्लीट किया और आपने MD संस्कृत STM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल हसन कर्नाटका में 2024 में आपने कंप्लीट किया है। आपका एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेदा कॉलेज गोरखपुर यूपी में आपने संस्कृत एवं योग विभाग में काम किया और अभी वर्तमान समय में आप मेघालय में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एवं योगा IA आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेघालय में वर्तमान समय में आप काम कर रही है। स्किल में जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बल्कि उनमें से मैं क्विक रिलैक्सेशन प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से एक बार मुझे यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में योग एवं संस्कृत विभाग ने करवाया था, और मुझे समझ में आया था कि हम बड़ा लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, मगर ये सच में क्विक रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो यहाँ हमारे ऑडिटोरियम में करवाई गई थी सभी को, तो वो बहुत अच्छी थी। तो हम उसके बारे में भी आपका एक सेपरेट लेक्चर मैं रखना चाहूँगी, और अगर संभव हो तो आज के लेक्चर में भी आप इसको थोड़ा सा इंक्लूड करिएगा। तो आपका जो स्किल है उसमें प्रकृति परीक्षा, कोष्ठ परीक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने 26 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा कि अगर हमें कोष्ठ परीक्षा, प्रकृति परीक्षा आती है, हम उसका जितना भी समझ में आए उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो सच में ये बहुत ज़्यादा लाभदायी रहती है। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, स्किन डिसऑर्डर और लो बैक पेन, माइग्रेन, लिवर डिसऑर्डर, डीप रिलैक्सेशन प्रोसीजर, थेरापेटिक योगा एंड प्राणायाम ऑल्सो एंड षटकर्म, ये आपके स्किल वाले सारे ही सब्जेक्ट है। और मुझे लग रहा था कि सभी के ऊपर एक बहुत अच्छा एक सेपरेट लेक्चर्स हो सकते हैं। और आपका योग एंड फाइन आर्ट्स में, पब्लिक स्पीकिंग एंड टीचिंग में, रिसर्च और कम्युनिकेशन में भी आपकी महारत हासिल है। आपको लैंग्वेज में भी मैं कहना चाहूँगी कि सामान्य रूप से अपनी मदर टंग इंग्लिश हिंदी है ना, मगर आपकी असमी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ा बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी भाषाएं आप ज़्यादा भाषाओं में आपकी महारत हासिल है। आपने गोल्ड मेडल MD आयुर्वेदा फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर कर्नाटक से प्राप्त किया है MD में। और एज अ स्पीकर आप वेरियस प्लेटफॉर्म पर अपना लेक्चर दे चुकी है, जिसमें 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल फॉर आयुष और भी नेशनल कॉन्फ्रेंसेज है, हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू द बेस्ट प्रैक्टिसेस, होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोचेस फॉर द ओल्डर एडल्ट्स। और आपको एक अवार्ड भी मिला हुआ है, अमूल वैद्य श्री अवार्ड। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को, और जिसमें इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए तुरंत अपनी हाँ कहना भी एक बहुत बड़ी योग्यता है, तो ऐसे स्पीकर को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर चिन्मयी। थैंक यू मैडम। और आप सबको मेरा नमस्कार।
इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं अपने आप को बहुत जूनियर डॉक्टर मानती हूँ, और जो मौका मुझे डॉक्टर हेतल जी ने दिया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आज का जो लेक्चर है वो भले ही मैंने इमरजेंसी में तैयार किया हुआ हो, लेकिन ये बात है कि ये मेरे जो डे टू डे प्रैक्टिसेस है एज एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, और मैं बोलूंगी मोर एज अ स्वास्थ्यवित्त कंसल्टेंट, उसी के ऊपर बेस्ड होगा। क्योंकि मैम ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये थोड़ा अगर क्लिनिकली रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं आज का जो लेक्चर है उसी के ऊपर देना पसंद करूंगी, जो मैं डे टू डे अपनी ओपीडी में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत कम बोलूंगी, क्योंकि मैंने अपना बीएमएस करने के तुरंत बाद ही अपनी एमडी ज्वाइन की है, और एमडी करने के बाद अभी मुझे बस 1 साल हुआ है प्रैक्टिस किए हुए। बट जो मेरी एक्सपीरियंसेस है, और जो एज फ्यूचर आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स या फिर जो भी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज मैं जो विषय पे बात करने वाली हूँ, द टॉपिक इज रोल ऑफ स्वस्थवृत्त रेजिमेन इन कॉमन आयुर्वेदा क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ये है मेरा टॉपिक, और इस टॉपिक पे बोलने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जब भी हम स्वास्थ्यविद टॉपिक को लेते हैं या फिर वो सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि उसमें क्लिनिकल क्या आ सकता है, क्योंकि हम द काउंटर पार्ट्स ऑफ काया चिकित्सा, पंचकर्मा, फिर शल्य, शालक्य, और फिर प्रसूति और कौमारविद्या, they already deal with all the clinical aspects of the specialties. So what can be my clinical part as a practitioner? So whenever I joined the colleges as a consultant, I made sure that I had my separate identity as a consultant, and I won't go with only medicine prescription. Patients do come to me as a new patient, and patients get referred to me from other OPDs. So whenever patients get referred to me from other OPDs, basically diagnosed patients, तो मैं क्या करती हूँ, उन पेशेंट्स को समझने की कोशिश करती हूँ। सो रेगुलर बेसिस पे एक डॉक्टर का एक पेशेंट के साथ कंसल्टेशन का टाइम जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकती हूँ 10 से 15 मिनट का, या 20 मिनट तक एक्सटेंड हो सकता है। बट आई मेक श्योर कि मैं अपने पेशेंट को अच्छी तरह से समझूं, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो थ्रू देयर प्रकृति एनालिसिस। उनका कोष्ठ परीक्षा भी मैं अपने दिमाग में रखती हूँ, और उनकी क्या साइकोलॉजिकल स्टेट है एट दैट मोमेंट वो भी जानने की कोशिश मैं बहुत करती हूँ। इसीलिए कभी कभार मेरी कंसल्टेशन पीरियड एक्सीड्स 45 मिनट्स ऑल्सो। तो जब मैं अपने पेशेंट को अच्छी तरीके से जान लूं, और क्या होता है कि कई बार बाकी ओपीडी से जब भी वो रेफर होके आते हैं किसी सीरियस डिजीज के वजह से, तो उनके माइंड में ये रहता है कि हमें तो ये बीमारी हो चुकी है, अभी आगे क्या, वो एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो पहले तो उस स्ट्रेस को मैं कम करने की कोशिश करती हूँ, अपने पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लेती हूँ, फिर उनके बाउल कैसी है, या फिर उनके जो मिक्चुरेशन वो कैसी है, या फिर उनको कोई डिजीज एलर्जी वगैरह है, उनकी फूड हिस्ट्री क्या है। तो मेरे जो कंसल्टेशन है, प्रिस्क्रिप्शन है, दैट कंसिस्ट ऑफ आहार एंड विहार। तो आहार में मैं उनका डाइट, अभी जो वो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो पहले देखने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद क्या होता है, मैं वो लोकली जो अवेलेबल फूड्स है, वो लोकली अवेलेबल फूड्स के साथ उनके डाइट को कैसे हेल्दी बना सकूं ये देखने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस पेशेंट की डेली एक्टिविटीज क्या है। तो मैं जो पहला क्वेश्चन अपने पेशेंट को पूछती हूँ वो होता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपकी पहली क्रिया क्या होती है, what is the first work that you do after getting up early in the morning, what do you consume after getting up early in the morning। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की आंसर्स ये होती है कि अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो वी यूज्ड टू गेट अप बाय अराउंड 6 और 7, और किसी किसी का 5 बजे भी। और जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि पहला मील ऑफ द डे उनका क्या होता है, तो वो बोलते हैं 1 कप चाय और उसके साथ 1 बिस्किट। तो मैं अपने पेशेंट को फिर
ध्यान से सुनती हूँ कि उनका पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है। वो बोलते हैं हम लोग टी कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वी गो फॉर वॉशरूम, पूरा फ्रेशन अप होके देन वी गेट रेडी, देन वी यूज टू डू अ ब्रेकफास्ट। किसी कोई कोई तो होता है ब्रेकफास्ट स्किप भी करता है, गो आउट फॉर वर्क, और फिर वर्क में जो भी मिले वो खा लेते हैं, या फिर ऐसी कुछ चीजें खाते हैं जो इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और फिर मैं पूछती हूँ उसके बाद आप क्या करते हो, फिर देर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड द लंच, और लंच वो लोग डायरेक्टली करते हैं जो बाहर अवेलेबल होता है, या फिर कोई कोई मतलब घर से भी लेके जाते हैं। फिर डायरेक्टली उनका इवनिंग टी होता है, स्नैक्स वगैरह होता है, और रात का तो डिनर हैवी होता ही है। तो जब मैं पेशेंट की ये शैली सुन लेती हूँ तो मुझे दिमाग में एक फ्रेमवर्क नजर आता है कि मैं इस पेशेंट को कितनी जल्दी एक अनहेल्दी ट्रैक से हेल्दी ट्रैक तक ला सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या बोलती हूँ पेशेंट को, देखिए कि इट इज नॉट इजी टू चेंज योर डेली एक्टिविटीज, आपकी दिनचर्या चेंज करनी इतनी इजी नहीं होती है जस्ट मैं एज अ डॉक्टर बोलूंगी और आप करेंगे। तो मैं आपको वो पेस दिलाना चाहती हूँ पहले कि आप कैसे अपनी दिनचर्या को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं खाली पेट में हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द टी एंड द बिस्किट, गो फॉर सम काइंड ऑफ कषाया। और मैं उनको कषाया कैसे बना सकते हैं, जैसे जीरा कषाया होती है या फिर धान्य खीम होती है, अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज कंडीशंस वो प्रिस्क्राइब करती हूँ। वो कषाय कैसे बनाए भी जाती है इन रेगुलर बेसिस, वो भी मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ उनको, पूरा मतलब लिख के कि ऐसे ऐसे बनानी है, ताकि उनका जो वो अर्ली मॉर्निंग उठ के एम्प्टी स्टमक कंजम्पशन हो वो हेल्दी रहे। उसके बाद मैं उनके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए जाती हूँ। अभी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए इंडिया में बहुत कॉमन है या तो राइस या फिर चपाती। मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो लोग यहाँ पे राइस ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर ब्रेकफास्ट ऑल्सो। तो मैं उनको बोलती हूँ पहली बात तो ये है कि राइस अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हो तो द क्वांटिटी शुड बी लेस और शुड बी अ मेजर्ड क्वांटिटी, और आप कौन सी राइस यूज कर रहे हो दैट ऑल्सो मैटर्स। फिर उसके साथ अगर आप सब्जी दाल वगैरह ले रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ की मतलब पेशेंट्स की लाइफ कैसी होती है, दिल कंज्यूम हैवी ब्रेकफास्ट, पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, इवनिंग को फिर से खाएंगे। तो मैं उनको ऑप्शंस देती हूँ, राइस लीजिए या फिर रोटी लीजिए, या फिर कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे यू कैन हैव हेल्दी ऑप्शंस आल्सो, जैसे मूंग का चीला हो गया, या फिर मूंग की खिचड़ी हो गई, या फिर रागी या होल व्हीट की रोटी, दूसरी वाली रोटी हो गई। तो वो रोटी के साथ आप सब्जी ले रहे हो, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा आंवले की चून, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है टू डिक्रीज योर एलडीएल लेवल्स एंड आपके जो थायराइड डिसऑर्डर्स है उस पे एक्ट करने के लिए, सो आई आस्क देम टू जस्ट स्प्रिंकल अ बिट ऑफ द आंवले की चूना इन दी जो भी सब्जी वगैरह वो लोग ले रहे हैं। और कोई अगर पेशेंट ऐसा है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम वातिज डिजीजेस, तो घी कंजम्पशन ज्यादा हो, तो वैसे मैं स्टार्ट करती हूँ उनकी जो ब्रेकफास्ट शेड्यूल है। फिर उनसे मैं बोलती हूँ आप लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक मिड मॉर्निंग स्नैक इंट्रोड्यूस कीजिए, और जो स्नैक हेल्दी हो। तो उसके लिए मैं उन लोग को ऑप्शंस देती हूँ, या तो कोई अगर बॉइल्ड वेजिटेबल्स या स्टीम वेजिटेबल्स खाना चाहे, या फिर जो तक्र होता है बटर मिल्क, उसको जीरा जो चूर्ण होता है उसके साथ सिद्ध करके ऐसे ले सकते हैं। फिर वो लोग लंच के जो ऑप्शंस है उसमें मैं बोलती हूँ कि फाइबर रिच ज्यादा हो, ताकि आपके जो डाइजेशन है या फिर जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसको कर्ब करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो। और फिर मैं इवनिंग को पूछती हूँ कि इंस्टेड ऑफ टी गो फॉर सम काइंड ऑफ कषायस व्हिच आई यूज्ड टू प्रिस्क्राइब देम, उनको समझा के देती हूँ। और डिनर जो हो वो बाय 7 या फिर बाय 8 कंप्लीट हो, ताकि आपकी जो डाइजेशन हो वो आपके सोने से पहले कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह मैं फर्स्ट चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ जो कि अच्छी पेस में हो उनके डेली लाइफ के साथ, क्योंकि किसी भी पेशेंट की पूरी डेली एक्टिविटी हम एक ही चुटकी में चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ आई प्रोसीड। और फिर मैंने अपने प्रैक्टिस को इजी बनाने के लिए क्या क्या है, डिजीजेस को मैंने डिवाइड किया है, जैसे कि जितने भी गैस्ट्राइटिक डिसऑर्डर्स है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर
है, अम्ल पित्त है, या फिर आपकी कोई भी अग्निमंद्य वाली कंडीशन है, मैं उसको एक कैटेगरी में रखती हूँ। और जो भी पेशेंट्स इस कैटेगरी के आते हैं तो मैं उनको डाइट, दिनचर्या और योगा, ये 3 चीजें प्रिस्क्राइब करती हूँ उनके कंडीशन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी अग्निमांद्य वाले कंडीशन ले रही हूँ या फिर कोई भी गैस्ट्राइटिक डिसऑर्डर्स वाले कंडीशन ले रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके डाइट को नॉन स्पाइसी या फिर वेरी लेस स्पाइसी ब्लेंड डाइट बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद वो उनका फाइबर इंटेक ज्यादा रहे, ये कोशिश करती हूँ। फाइबर इंटेक ज्यादा रहने के लिए अभी ऑब्वियसली पेशेंट्स मुझसे पूछेंगे कि मैम फाइबर रिच फूड्स क्या है, तो इजीली अवेलेबल जो भी फाइबर रिच फूड्स है आप वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कॉर्न है, होल व्हीट है, डेट्स है, या फिर आपके ब्रोकली, ये सारे जो होते हैं दे आर वेरी मच फाइबर रिच, तो उनको फाइबर रिच रखना है। अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन, बट फिर अगेन ये देखना है कि वो वाटर कंजम्पशन एक ही साथ ज्यादा ना हो, इट्स इन इंटरवल्स कि जो पेशेंट है वो कंज्यूम कर रहा है। फिर कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जो मॉडर्न में है वो आयुर्वेद में भी है, जो कि हमारी अग्नि को बढ़ाए, तो उसके लिए मैं पेशेंट को हमेशा तक्र, जीरा सिद्ध तक्र या फिर कोई भी और सिद्ध तक्र, या फिर आपका किसी का अगर बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिक कंडीशन है तो धान्य खीम भी रखती हूँ। तो ऐसे मैं उनका थोड़ा डाइट मॉडिफाई करने की कोशिश करती हूँ। फिर हम आते हैं दिनचर्या प्रैक्टिसेस, उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ उनके लिए, पहली तो है धावती, क्योंकि धावती हम पेशेंट्स को इसलिए दे सकते हैं, ये एक षटकर्मा है और स्वसवृत्ता की प्रैक्टिस भी है। जिस भी पेशेंट को हम ऐसा करें कि वमन नहीं दे सकते, या फिर वो पेशेंट रेडी नहीं है वमन करने के लिए, या फिर कोई भी किस्म की पंचकर्मा लेने के लिए, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को थोड़े थोड़े लेवल्स पे वमन धावती या फिर कुंजल क्रिया जो बोलते हैं वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके लिए मैं पेशेंट को बोलती हूँ, अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन दैट आई यूज्ड टू गिव इज टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, उसमें आप सॉल्ट ऐड कीजिए, जो भी घर में सॉल्ट अवेलेबल है, अगर रॉक सॉल्ट अवेलेबल है देन इट्स वेरी गुड, सेंधव अवेलेबल है, तो फिर उसको मिक्स करके इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जस्ट आफ्टर यू हैव फ्रेशन अप, आप वॉशरूम से आके हो चुके हैं आपका काम, तो फिर आपको वो पानी लेनी है। तो पानी का अमाउंट आपका 6 to 7 ग्लासेस में आपका पूरा पेट भर जाता है, या फिर आपका उससे भी ज्यादा आप ले सकते हो। तो वंस क्या होता है कि आपके पेट में या फिर स्टमक की कैपेसिटी भर जाती है, तो फिर आपको आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को पुश करना है टुवर्ड्स द बैक ऑफ द टंग, और जो इव्यूला है उसको मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स आएगा और फिर वो पूरा पानी बाहर निकल के आएगा। तो यही प्रैक्टिस अगर हम ऑल्टरनेट डेज में पेशेंट को करने के लिए बोलेंगे तो इट इज एज इक्वली इफेक्टिव एज अ वमन कर्मा, और बहुदोष अवस्था के लिए जैसे कि अम्ल पित्त वगैरह होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। फिर मैं जाती हूँ उनको समझाने के लिए प्रतिमर्श नस्य की प्रैक्टिस। अभी प्रतिमर्श नस्य एक ऐसी चीज है जो इफेक्टिव है बहुत सारे कंडीशंस के लिए। इस कंडीशन में हम लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि जो अम्ल पित्त की कंडीशन है उसमें हम लोग का जो गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं हम लोग, तो उसको अगर हमें ट्रैक पे लाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्यू टू अटर स्ट्रेस या फिर जो भी उनकी दिनचर्या शैली है उसके वजह से हो रही है, तो उस स्ट्रेस को हम कम कर सके या फिर आपकी जो दोष है या फिर पित्त है उसको बाहर निकाल सके, उसके लिए हम जाते हैं प्रतिमर्श नस्य प्रैक्टिस के लिए। और फिर आते हैं हम एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप डेली अभ्यंगा प्रैक्टिस जो होता है, होल बॉडी अभ्यंगा और या फिर शिरो अभ्यंगा, वो भी प्रैक्टिस करें। इसके साथ मैं पेशेंट के स्ट्रेस लेवल्स को देखते हुए क्या प्रिस्क्राइब करती हूँ, योगिक निद्रा या फिर डीप रिलैक्सेशन या क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसका फर्स्ट सेशन मेरी ओपीडी में ही होता है। आई यूज टू एंश्योर दैट द पेशेंट इज अंडर फुल प्रिवेसी, उनका प्रिवेसी मेंटेन हो,
और पूरी डार्कनेस में जो हम माहौल क्रिएट करके जो पेशेंट के रिलैक्सेशन के लिए होती है, हम एक सेटअप बनाते हैं. And I used to perform the first setting of the deep relaxation technique of the patient in the OPD itself. और फिर वो जब महसूस करे, जब फर्स्ट सेशन का जो इफेक्ट होता है डीप रिलैक्सेशन या क्विक रिलैक्सेशन या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक की, तो मैं बोलती हूँ कि आप ये सेशन या तो हमारे हॉस्पिटल में आके ले सकते हैं या फिर घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली. इसके साथ साथ आप प्राणायाम भी वगैरह जो भी होती है, मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ उनको. इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो स्ट्रेस लेवल्स है, उनकी एक्सेप्टेंस कैपेसिटी, वो सारी बढ़ने लगती है विद टाइम्स. तो ऐसे में अपने पेशेंट को एज अ होलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं ट्रीट करती हूँ, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो मेडिसिनल पार्ट है या फिर पंचकर्मा पार्ट है या फिर स्पेशलिज्म पार्ट है, वो बाकी ओपीडीज या बाकी स्पेशलिटीज देख रही है. बट मी एज अ स्वस्थवृत्त कंसल्टेंट मैं इस टाइप के हेल्प या इस टाइप के प्रिस्क्रिप्शन अपने पेशेंट्स को देती हूँ. तो ये तो बात हुई बस अम्ल पित्त या फिर एसिड डिसऑर्डर्स की. ऐसे ही मैंने पूरे जितने भी कैटेगराइज है सबके लिए बना के रखी है, जैसे कि हमारे एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स है, फिर आपका गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, फिर स्किन डिसऑर्डर्स है, आर्थराइटिक डिसऑर्डर्स है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है. ऐसे सारे कंडीशंस के लिए मैंने सेपरेटली कैटेगराइज्ड अपने प्रिस्क्रिप्शंस, अपने ओपीडी पैम्फलेट्स बनाए हैं ताकि पेशेंट को अपने साथ लेके जा सके. और इसी के साथ मैं अपने पेशेंट्स को डेली बेसिस पे देखती हूँ. इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगी कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस है जिसमें मैं पेशेंट्स को कुछ कुछ टेक्निक्स बोलती हूँ. जैसे कि कोई अगर डायबिटीज का पेशेंट मेरे पास आया है जो फॉर अ लॉन्ग टाइम सफर कर रहा है फ्रॉम डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 और उनकी एज हो चुकी है बियॉन्ड 50 और उनके सिम्टम्स भी आने लगे हैं ऑफ न्यूरोपैथी, तो उनको मैं रोज रात को पाद अभ्यंगा, एक तो है पाद अभ्यंगा और एक है प्रॉपर फुट केयर, वो फुट केयर करने की सलाह देती हूँ. जैसे कि करना चाहिए आप ले सकते हो जस्ट ल्यूकवार्म वाटर एक टब में, उसमें आप शैम्पू सोप ऐड कर सकते हो या फिर सिर्फ हॉट वाटर से भी चलेगा. यू हैव टू डिप योर फीट इन द वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. आप इंश्योर कीजिए कि आपकी फुट क्लीनिंग अच्छे से हो, जो डेड स्किन सेल्स है वो निकले, और उसके बाद अपने पैरों को निकाल के मेक देम ड्राई एंड गो फॉर पाद अभ्यंगा विथ एनी ऑयल ऑफ योर चॉइस. तो इसे हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, जो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले जो सिम्टम्स वगैरह है उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्लस फूड केयर हाइजीन इन अ डायबिटिक पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब को ध्यान में लेते हुए मैं ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स है जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करती हूँ. और मेरे जो स्टूडेंट्स है या फिर कोई भी स्टाफ है, अगर वो भी मेरे पास आते हैं कि मैम हमारी जो है नींद कम हो गई है या फिर थकान बहुत होती है पूरे दिन के बाद, तो उन पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए भी ये जो प्रैक्टिस है पाद अभ्यंगा की और डिपिंग द फुट इन ल्यूकवार्म हॉट वाटर, वो बहुत इफेक्टिव होती है. आपकी टायर्डनेस विद इन 10 to 20 मिनट्स अच्छी हो जाएगी, या आप बोल सकते हैं इट विल वैनिश एंड यू विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्लीप. तो अपने स्लीप शेड्यूल को भी कंट्रोल में लाना है, अपने पावर में लाना है, तो यू कैन अवेल दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स व्हिच आर मेंशन इन स्वस्थवृत्त. इसके साथ साथ हेतल मैम ने मुझे बोला जो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है उसके बारे में बोलने के लिए. तो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में मैं क्या करती हूँ, अपने पेशेंट को इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन लेटा के आई मेक श्योर दैट द रूम इज अ बिट इन अ डार्क मोड, जैसे मैं कर्टेन्स वगैरह पूरा डाल के, और उसके बाद एक एक मसल या एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी को मैं पहले पेशेंट को बोलती हूँ कि कंसंट्रेट करे, फिर उस जगह के मसल को रिलैक्स करती हूँ, जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं. तो उस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के दौरान इट यूज्ड टू टेक अराउंड 30 to 35 मिनट्स.
और हम पेशेंट के टो एरिया से स्टार्ट करते हैं। पहले टोज को बोलते हैं कि पेशेंट जो है रिलैक्स पोजीशन पे है, ही हैज क्लोज्ड हिज आईज, बस वो अब कंसल्टेंट की बात को सुन सकता है या फिर इंस्ट्रक्टर की बात को सुन सकता है। तो व्हाट वी से इज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टोज। पहले कॉन्सेंट्रेट करेगा मेंटली पेशेंट टोज पे, फिर उसको रिलैक्स करेगा। फिर टोज से हम आते हैं एंकल जॉइंट पे, एंकल जॉइंट रिलैक्स करने के बाद हम आते हैं नी जॉइंट्स पे, फिर नी जॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करके रिलैक्स करने के बाद हम आते हैं हिप जॉइंट पे। हिप जॉइंट पे जब हम आते हैं तब बैक रीजन की तरफ भी जाते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके उसको रिलैक्स करने के लिए। और फिर हम जाते हैं जो स्टमक रीजन है पेशेंट का। यूजुअली क्या होता है, जब ब्रीदिंग प्रोसेस अगर हमारी कॉन्शियस ब्रीदिंग हो रही है तो जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें पेशेंट थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड रखता है अपने स्टमक एरिया या एब्डोमिनल एरिया जिसको भी बोले। तो उसको रिलैक्स करने के लिए पहले पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आप वो एब्डोमिनल रीजन को रिलैक्स कीजिए, कंस्ट्रिक्ट मत कीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके फिर रिलैक्स करके उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आएगा हमारा चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन को भी हमें रिलैक्स करना है। देन वी नीड टू मूव टूवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट्स। शोल्डर जॉइंट्स को रिलैक्स करना है। फिर आती है हमारे तो फिंगर्स ऑफ द हैंड, उनको पूरा खुला छोड़ के रिलैक्स करना है। देन वी गो फॉर द मसल्स ऑफ योर नेक। फिर नेक को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। और वो रिलैक्स करने के लिए एक कंसल्टेंट कितना कन्विंसिंगली बोल सकता है या फिर इंस्ट्रक्ट कर सकता है उस टाइम पे, इट मैटर्स अ लॉट। और फिर धीरे धीरे हम लोग ऊर्ध्वजत्रु आ रहे हैं तो फिर हम लोग जाएंगे रिलैक्सेशन ऑफ द चीक मसल्स या फिर फोरहेड। क्या होता है जब भी हम किसी को बोलते हैं कि आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ऑकर्स इज वी यूज टू स्ट्रेच अवर ब्रोज या फिर ऐसे जो चीक्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली जो procedure है of relaxation, we go for relaxation of the whole facial muscles, forehead को भी relax करते हैं। and ultimately what we used to tell the patient कि अब आपकी body पूरी तरीके से relaxed हो गई है जो आपको believe करनी है। और इसीलिए पूरे अपने body को मतलब क्या बोले relax मतलब पूरा loose छोड़ दीजिए। ऐसे हम लोग continue करते हैं for around 10 मिनट्स। फिर 10 मिनट्स के बाद हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट को अपनी हाथ और पैर जो है वो थोड़े अपने बॉडी के पास लेके आए, थोड़ा कॉन्शियस हो जाए अपने ब्रीदिंग को लेके। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट जो प्रोसीजर होते हैं वो पेशेंट का थोड़ा सा कॉन्शियस बना देते हैं पेशेंट को। हम बोलते हैं कि जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका एब्डोमेन बाहर आ रहा है और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस तब पेशेंट में आने लगती है और पेशेंट यूज टू एंजॉय द प्रोसीजर ऑफ ब्रीदिंग। फिर हम लोग धीरे धीरे उसके मसल को पूरी तरीके से रिलैक्स करने के लिए क्या बोलते हैं, टू कंस्ट्रिक्टेड, अभी टाइट करने के लिए बोलते हैं। हम जब बोलते हैं पेशेंट को कि आपके मसल्स को टाइटन कीजिए तो हम बोलेंगे कि वो अपने मुट्ठी को ऐसे पकड़े और पूरे बॉडी के मसल्स को टाइट करे। आप इंस्ट्रक्ट करते ही जाएंगे टाइटन 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 और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप बोलेंगे लूज, बोल के वो सारे मसल को आप लूज कर देंगे। तो इसी तरह आप 3 to 4 टाइम्स कीजिए और फिर लूज करके पेशेंट को इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि पेशेंट का एक्टिव कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसके बाद अराउंड 3 to 4 सिटिंग्स वो पूरी तरीके से अपने डीप मसल टिश्यूज जो है वो भी रिलैक्स्ड फील करेंगे उसमें। And out of practice, whatever I have seen, for every patient I used to do this because ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में आते हैं, तो उनके लिए भी after a session of 45 minutes what I have witnessed is वो इतना relaxed feel करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम अपने बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है या फिर प्राण की जो सर्कुलेशन हो रही है वो पहली बार फील कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर एन आयुर्वेदा डॉक्टर कि हम एक इंसान को उनकी जीवित होने की, उनकी बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में समझा पा रहे हैं। एंड विच आई फील as an Swasthawritta consultant or as a yoga consultant is a milestone for me. अभी जैसे कि just few days back I had a patient of uveitis.
जो कि रेफर होके आया था काय चिकित्सा ओपीडी से, तो उनको अपने मेडिकेशंस वगैरह काय चिकित्सा ओपीडी और शालक्य ओपीडी में मिल गए थे। तो ऐसा क्या नया था कि मैं उनको प्रिस्क्राइब कर सकती थी। तो उसी टाइम में मैंने पेशेंट को ऑब्जर्व किया। पेशेंट वाज जस्ट 28 years old. He was an assistant professor in a geological science department. So उनका मेन ये था कि इतने कम एज में अगर वो अपनी आई साइट लूज कर ले तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्कोइडोसिस से सफर कर चुके थे, जिसके वजह से उनको एज सेकेंडरी सिम्टम यूवीआइटिस डेवलप हुआ था. So he was in a lot of stress. When I was consulting the patient, I could observe that he was in a state of anxiety. He was very much stressed कि आगे क्या होने वाला है, मैं पूरी तरीके से ठीक होऊंगा कि भी नहीं. तो उस टाइम पे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट फील किया कि पेशेंट को थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करवाया जाए. तो उनके लिए मैंने ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक किया. And after the procedure was done, he liked it very much and उनको सच में stress relief feel हुआ, and he promised me कि ये sessions वो continue करवाएंगे along with whatever medicines has been prescribed for him. उनके लिए obviously मैंने diet और बाकी जितने भी दिनचर्या practices है वो भी किए हैं prescribe. और अभी कुछ ही दिनों पहले I got to know that the patient has recovered fully because of the effect of medicines and also the yogic practices that he has been doing. So हम as a consultant ये हमारे लिए एक सक्सेस की बात बोल सकते हैं हम लोग. उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी जो हमारे डाइट प्रैक्टिसेस है उसके बारे में. अभी डाइट प्रैक्टिसेस के लिए जो भी पेशेंट आते हैं, पंचकर्मा करते हैं वो लोग या फिर कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो हम लोग को वो डाइट की इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए. क्या होता है कि डाइट हम लोग कुछ भी उटपटांग खा ले और उसके साथ अगर हम आयुर्वेदा मेडिसिन ले या फिर कोई भी मेडिसिन ले तो हमारी कोष्ठ शुद्धि नहीं होती है. तो हम वो मेडिसिन का इफेक्ट कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि बॉडी अगर साफ नहीं है, कोई भी अगर साफ कपड़ा साफ नहीं है तो उसमें आप कोई भी और रंग चढ़ाएंगे तो आपको वो नजर भी नहीं आएगा. तो इसी वजह से आप अगर कोई ड्रास्टिकली प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, बस मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा अपने डाइट प्रैक्टिसेस के ऊपर, ताकि डाइट आपकी ऐसी हो आपके जो मेडिसिन चल रहे हैं वो सपोर्ट कर सके. अभी जैसे कि बहुत सारे आयुर्वेदा मेडिसिन है जो बॉडी में हमारे दीपन पाचन के लिए दी जाती है. तो जब दीपन पाचन चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट की डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो अग्नि है वो बढ़े. तो उस टाइम पे अगर हम उसके साथ हेवी डाइट लेते हैं, जैसे कि हेवी राइस या फिर रोटी भी जो हेवी होती है, तो वो उस टाइम पे आपके लिए हानिकारक हो सकता है. पेशेंट आके आपको कंप्लेन करेगा कि मैम मैं तो ये मेडिसिन स्टार्ट कर लिया, अभी मुझे लूज स्टूल पास हो रहा है, गैस्ट्राइटिस की तरह भी हो रहा है. तो उस टाइम पे हमें पैनिक ना करते हुए उनका पहले डाइट पूछना है और डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं वो देखनी है. जैसे डाइट के मॉडिफिकेशंस में अभी मैं अगर किसी स्थौल्य पेशेंट के लिए जाओ या फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए जाओ या फिर कोई भी थायराइड डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के पेशेंट के लिए जाती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप चावल अगर खा रहे हो तो कौन से टाइप का चावल ले रहे हो, या फिर जो व्हीट होता है वो कौन से तरह का व्हीट होता है. तो पेशेंट को यूजुअली होल व्हीट या फिर मिलेट्स इन सब वगैरह के बारे में पता नहीं होता. यूजुअली जो लोअर कैटेगरी क्लासेस होते हैं, इकोनॉमिक क्लासेस भी होते हैं, उनको पता नहीं होता है. तो उस टाइम पे ये हमारी ड्यूटी होती है ये बताने के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. जैसे कि होल व्हीट है जिसमें जो ब्रांड है वो रिलीज नहीं होता है, जो आउटर ब्रांड लेयर है वो रिलीज नहीं होता है, जिसके वजह से इट इज लो ऑन दी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट. फिर आप ले सकते हो मिलेट्स हैज गेन अ वेरी गुड नेम. अभी पूरे इंडिया में इट इज वेरी फेमस. अर्लियर ओनली इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इट वाज वेरी फेमस. नाउ touched by God's grace by the famous Ayurveda brandings and whatever the Ayush Ministry has done for the dietetic section, millets are now getting very much famous in the northeastern regions also, and people have started using it. But
the thing is, whenever people start using it, the problem doesn't end there. What happens is people will be starting to use it, and if they do not know what is the proper way to cook that millet or whole wheat, it will be just a matter of once or twice that the patient consumes it. उसके बाद पेशेंट को वो अच्छा नहीं लगेगा, and it will go out of his diet or out of his practice. तो उस टाइम पे एज एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, एज अ डाइट कंसल्टेंट, व्हाट आई नीड टू इंश्योर इज कि वो उसको कुक करने का जो तरीका हो वो भी मैं समझा सकूं उनको, ताकि वो पैलेटेबल रहे, वो एडिबल रहे उनके लिए, एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ताकि वो सस्टेनेबल चेंज हो उनके डाइट के लिए. तो इसी के साथ साथ जो कंजम्पशन ऑफ तक्र बटर मिल्क है, तो लोग क्या करते हैं, जब भी मैं बोलती हूँ उनको छाछ या बटर मिल्क इंक्लूड करना है अपने डाइट में एज अ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, तो वो दे आस्क मी कैन आई गो फॉर दी ब्रांडेड वंस जो बाहर मिलती है. तो मैं बोलती हूँ कि जब भी हम तक्र कंज्यूम करें या बटर मिल्क कंज्यूम करें, द मेन पार्ट इज वो फैट फ्री होनी चाहिए. उसी के लिए हम जब तक्र बनाते हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर एंड कर्ड इज बिंग मेंटेन. लेकिन जब वो बाहर से जो ब्रांड्स, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में बटर मिल्क छाछ मिलती है, उसमें आप अगर देखोगे तो फैट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है. तो जो आपका मोटो होता है टू इंट्रोड्यूस इट एज अ अग्निवर्धक, एज अ प्रीबायोटिक, वो सर्व नहीं होता है. तो इसीलिए मैं उस टाइम पे अपने पेशेंट्स को कैसे वो तक्र बनानी है, जो हमें सिखाई जाती है, जिसने भी संस्कृत की एमडी की होगी उनको पता होगा कि 3 साल में हमने बहुत तक्र बनाए हैं, पेशेंट्स को दिया भी है. इवन जो पेशेंट्स जिनका विरेचन हो चुका है, और विरेचन अगर आपको रोकनी है, एक टाइम के बाद वेगस पेशेंट के स्टॉप हो जाने चाहिए. तो उस टाइम पे पहले हम ठंडे पानी से स्टार्ट करते हैं और फिर तक्र में जाते हैं, क्योंकि इट हैज अ वेरी ग्राही इफेक्ट on whatever the gut is undergoing. तो इसीलिए उस इफेक्ट को अगर आपको पाना है, तो फिर आपको पेशेंट को सिखाना होगा कि तक्र घर में कैसे बनाएं. और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एज ए आयुर्वेदा कंसल्टेंट इस चीज को जाने. तो इसीलिए अगर कोई भी स्टूडेंट है इस मीटिंग में, इस सीएमई में, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो रसशास्त्र क्लासेस है या फिर संस्कृत के जो न्यूट्रिशन क्लासेस है, उसमें आप लोग तक्र बनाना सीखें, और ऐसे साइंटिफिक वे में सीखें कि वो एक्चुअली कंजम्पशन में इफेक्टिव हो. इसके अलावा और आप संस्कृत के प्रैक्टिसेस अगर जाए तो ऋतुचर्या के प्रैक्टिसेस हो सकते हैं आपके. अभी वसंत ऋतु आई हुई है, तो वसंत ऋतु में जो जो चेंजेस है वो मैं अपने पेशेंट को मेंशन करती हूँ, एंड आई मेक श्योर टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ अ पैम्पलेट. क्योंकि पेशेंट का मेंटेलिटी क्या होता है कि वो आते हैं, हमें कंसल्ट करते हैं, एंड वंस दे स्टेप आउट ऑफ द डोर ऑफ द ओपीडी, दे यूज टू फॉरगेट, और दे यूज टू इग्नोर द थिंग्स. तो उस टाइम पे पेशेंट को आपकी कही हुई बातें याद रहे या वो इम्पोर्टेंस दे, इसीलिए आपको अपने ओपीडी में छोटे छोटे पैम्फलेट्स बना के रखते हैं, जिसमें आप सीजन वाइज ये शुड बी ईटन, शुड नॉट बी ईटन, शुड बी डन, शुड नॉट बी डन, ऐसे मेंशन कर सके. तो ऐसे टाइप की संस्कृत के प्रैक्टिसेस है. और बाकी अगर मेरे जो व्यूअर्स है अभी कुछ जानना चाहेंगे प्रैक्टिस के बारे में, संस्कृत रेजिमेंट प्रैक्टिस के बारे में, आई फील आई कैन टेक द क्वेश्चंस राइट नाउ. जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब. मुझे लग रहा है कि 26 साल की मेरी प्रैक्टिस में मैं जितना जितना कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी एमडी सुतिका परिचर्या पे है, मेरी पीएचडी रजस्वला चर्या के ऊपर है, दोनों संस्कृत के टॉपिक. और मेरा कहीं ना कहीं मैं हमेशा प्रोफेसर दुर्गावती मैडम को भी, यहाँ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको भी कहती रहती हूँ कि यार पता नहीं जामनगर में तब संस्कृत में एमडी नहीं हो रही थी, तो ना मैं संस्कृत में करती. और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बताई आपने सारे पॉइंट्स की, कि मुझे लग रहा है कि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, तो इस व्याख्यान माला का जो एक उद्देश्य है कि हमारे जो स्कॉलर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, चिकित्सक है, वो कहीं ना कहीं नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर है ना, कहीं ना कहीं वो नौकरी के पीछे ना भागे, है ना, कहेंगे नहीं नहीं हम तो अपना करेंगे. और ये सच में आयुर्वेद को
और लोगों के सामने आयुर्वेद का सबल पक्ष लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ही बढ़िया रहेगा। डॉक्टर मोनिका कुछ प्रश्न पूछना चाह रही है। मोनिका जी, एक मिनट। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, डॉक्टर मोनिका। हेलो डॉक्टर मोनिका। सॉरी मैम, एक्चुअली मैं भी स्वस्थ वृत्त के ही पीजी हूँ, अभी जी सीख रही हूँ। जी जी, आप तो अच्छा बताया मैडम ने। यही था, प्रश्न ऐसे नहीं है मैडम। ओके। ओके ओके, ठीक है। मुझे लगा कि आपने हैंड रेस किया है, तो यू वांट टू आस्क समथिंग, है ना? और वाले तो नहीं है। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, शुरुआत में जो आपने एक जीरा जल और धनिया धान्यक का जल बताया था, वो थोड़ी हाँ, प्रिपरेशन और थोड़ी प्रिपरेशन बताएंगे तो सभी के लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। या हाँ, श्योर। वी हैव सम टाइम। तो मैं जीरा जल, धान्य खीम और निर्गुंडी टी बोल के हम अपने प्रैक्टिस में यूज करते थे, जो अपने जो क्लासिक्स है उसमें मेंशन्ड है रसों नदी क्वाथ, जिसको हम बनाते थे ताकि हम पेशेंट्स को दे सके ऑन द रेगुलर डाइट शेड्यूल, जो हमारे आईपीडी वाले पेशेंट्स थे या फिर इन पेशेंट्स थे। तो जीरा जल जो हम बनाते थे, जीरा कषाय, उसके लिए हम क्या करते थे, 1 लीटर का पानी लेते थे, कोई भी सॉसपेन वगैरह बेसिल में लेके, या और उसमें आप 3 से 4 चम्मच जो साबुत जीरा होता है, जो मतलब होल जीरा हम जिसको बोलते हैं, उसको डाल दीजिए। बॉईल इट जब तक आपका जो जीरा का जो एसेंस है वो पानी में आए, एंड इट इज रिड्यूस टू हाफ या फिर 1/4 बोल सकते हैं ऑफ द कंसिस्टेंसी। फिर जो आपका कॉन्सेंट्रेट रहेगा उसको आप छान लीजिए, लेट इट कूल डाउन फॉर सम टाइम, और जो ल्यूक वर्म वाटर रह जाएगा आपका उस पार्ट से, उसको आप इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 200 ml ले सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ 200 ml। अगर एक ही बार में नहीं पी पा रहे तो मेक इट इन सिप्स ऑफ वाटर, ऐसे करके आप एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं। एंड इट इज वेरी मच प्रूवन, जीरा जल का इफेक्ट ऑन पेशेंट्स ऑफ अम्ल पित्त। मैंने खुद ही 3-4 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिन्होंने जीरा कषाया अपने पूरे डाइट में हर दिन फॉर अ मंथ फॉलो किया है, और उन्होंने उनके बाद बोला है कि उनके जो सारे इरेक्टेशंस की प्रॉब्लम थे, या फिर पूरी दिन ब्लोटिंग होने की प्रॉब्लम थी, या फिर कॉन्स्टिपेटेड स्टूल था, सारे सिम्टम्स से उनको रिलीफ मिला है आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर सर्टेन डेज। ये जीरा कषाया आप जैसे प्रसूति वाले कंडीशन है, जैसे आपका डिस्मेनोरिया होता है, ऐसे कंडीशंस में भी जब आपको पीरियड का साइकिल का डेट पता हो, पेशेंट को बोल सकते हैं कि उसके 1 हफ्ते पहले से दे कैन कंज्यूम दिस जीरा कषाया ऑन अ रेगुलर बेसिस। पूरा दिन भी पी सकते हैं फॉर अबाउट 2 लीटर्स सिप बाय सिप, और उनका जो वात का जो अनुलोमन होना है वो फास्ट हो जाएगा एज अ रिजल्ट, जब ये रेगुलर प्रैक्टिस होता है अलॉन्ग विद द योगा प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपका भद्रासन हो गया, या फिर आपका जो योनि अश्विनी मुद्रा प्रैक्टिस हो गया। इन सब के साथ अगर आप पेशेंट को ये कंसल्ट करती है, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डिस्मेनोरिया जैसे कंडीशन से भी पेशेंट को बहुत रिलीफ मिल सकता है। फिर हम जाते हैं फॉर द धान्यक हीमा प्रिपरेशन। जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, हीम प्रिपरेशन है, तो इसमें हम अग्नि का यूज नहीं करेंगे, फायर का यूज नहीं होगा। तो इसमें अगेन आपका वो धनिया का जो बीज होता है, जो होल धनिया, होल कोरिएंडर सीड्स होता है, उसको हम अगर 1 मुट्ठी ले रहे हैं तो उसको हम पानी में भिगो के रखते हैं पूरी रात, और जो पानी एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें धनिया के सीड्स का एसेंस आता है, उस पानी को हम इन द मॉर्निंग फॉर दीपन पाचन यूज कर सकते हैं। एंड द वेरी सेम गोज फॉर मेथी का बीज, मेथी का सिद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी आती है। मेथी का सीड्स
का जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसमें हम अग्नि यूज नहीं करते हैं। तो मेथी सीड्स को हम ऑल ओवर द नाइट सोक करके रखते हैं और फिर जो उसका पानी है हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को एम्प्टी स्टमक के लिए, जो कि वेरी मच प्रूवन है फॉर कंडीशंस लाइक डायबिटीज मेलिटस। इसके साथ साथ हम निर्गुंडी टी भी प्रिपेयर करते थे अपने प्रैक्टिसेस में। सो वो निर्गुंडी टी हमारे जो पेन वाले पेशेंट्स थे स्पेशली, जैसे कि अर्थराइटिक पेन है या फिर कोई पर्सन फीवर से सफर कर रहा है, तो उस टाइम पे या फिर माइग्रेन या हेडेक, कोई भी ऐसे टाइप के पेन कंडीशंस है बॉडी की, उस वाले पेशेंट्स को हम दिन में 2 बार निर्गुंडी कषाय पिलाते थे एंड वी यूज्ड टू ब्रांड इट एज द नेम ऑफ निर्गुंडी टी, ताकि पेशेंट को भी सुन के अच्छा लगे और पीने का मन करे। तो उसमें हम यूज क्या करते थे, निर्गुंडी के जो लीव्स है, होल लीव्स, वो होल लीव्स 3 से 4, और उसके साथ आपका रहता था शुंठी और गार्लिक। इन तीनों को क्रश करके फिर हम सॉसपैन में पानी लेते थे, चाय बनाने के लिए जितनी पानी लगती है उतनी पानी, या फिर जितने पेशेंट्स के लिए एक साथ बनाना होता है उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी डलती थी, और हम ये जो पेस्ट है, मिक्सचर है, उसको डाल के जो डिकॉक्शन बनाते थे, जैसे कि चाय बनती है वैसी बनती थे। और फिर पेशेंट की कंडीशन के मद्देनजर रखते हुए कि उनको अगर डायबिटीज वगैरह कंडीशन है तो गुड़ नहीं देंगे, उनको सॉल्ट के साथ देते थे। और अगर वो प्रेफर करे कि उसके थोड़ी कड़वी बन रही है या फिर थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है इसीलिए मुझे उसके साथ गुड़ यूज करना है, तो उसको हम गुड़ मिक्स करके भी देते थे। और स्पेशली जॉइंट अर्थराइटिक पेन के पेशेंट्स के लिए जब हम लोग ये 2-3 दिन में ही इफेक्ट दिखने लगता था, इवन हेडेक पेशेंट्स के लिए भी रिलीफ, जो बहुत क्विक रिलीफ हम बोल सकते थे, वो भी करती थी। तो ऐसे ऐसे कुछ कषाय है मेंशन्ड है। जैसे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट किया है अलोंग विद द पेडियाट्रिशियन, जो हमारी कोमारविद की कंसल्टेंट है, उनके साथ कोमारविद के कंसल्टेंट ने पूरे केस को डायग्नोज किया है और उन्होंने अपनी मेडिकेशंस प्रोवाइड की है, और फिर उस बच्चे का जो डाइट शेड्यूल है वो मैंने प्रिपेयर किया है अलोंग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बच्चे को जानना चाहिए था। उसमें भी मैंने सिद्ध तक्र का यूज किया है। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रिपरेशन है। सिद्ध तक्र का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक है कंडीशन के, जो एक संस्कृत स्पेशलिस्ट या फिर कोई भी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट को अपने प्रैक्टिस में जाननी चाहिए। एक और ऐसी भी स्टडी हुई है एरोरूट जूस बोल के। एरोरूट अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिक टाइप का ग्रास होता है, तो वो एरोरूट जूस को प्रिपेयर करके जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के पेशेंट्स हैं उनको 3 टाइम्स अ डे हमने स्टार्टिंग में एक्यूट फेजेस में दिया है, जब वो पेनलेस हो उस स्टेज पे हमने दिया है, एंड इट हैज वर्क ट्रेमेंडसली टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशंस मेंशन है, संस्कृत बुक्स में भी आप देख सकते हो जो डाइट बुक्स है, या फिर आप अगर चरक संहिता देखते हो या फिर वैशज्य रत्नावली देखते हो, बहुत सारे ऐसे टाइप के प्रिपरेशंस है। और मैं अपने बारे में बोलती हूँ, आपको मेरे कांटेक्ट नंबर या फिर हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप कभी भी ऐसे टाइप के कोई डाइट मॉडिफिकेशंस अगर अपने आप के प्रैक्टिस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चिन्मयी। ये सुन के तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स है ना बिल्कुल बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज होली का शुभ अवसर है, त्योहारों का दिन है, इसलिए थोड़ी सी संख्या कम है। बाकी ये आप देखिए इतने ज्यादा व्यूज मिलते हैं, मैं कई बार मैं जैसे अपलोड होने के बाद देखती हूँ, मैंने कहा अच्छा बहुत सारे है अच्छा। ना 150-200 व्यूज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यस्तता रहती है, आज उत्सव की भी व्यस्तता है, वरना कुछ सामाजिक व्यस्तता भी रहती है, तो कहीं ना कहीं स्कॉलर्स या फिजिशियन इतना लाइव नहीं जुड़ पाते। और तो आपका तो फिर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं कि मैम का नंबर दे दीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ना स्पीकर जी से पूछ के फिर बताऊंगी, कि क्योंकि कई बार बहुत व्यस्त वाले स्पीकर्स भी आते हैं ना, तो वो नहीं चले दे चले। पाते फिर समय। हाँ जी, हाँ जी।
तो फ़ोन नहीं उठा पाते, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। मोनालिसा जी पूछना चाह रहे हैं, बस 1 मिनट। मैं आप सभी के साथ में परिचय करवाना चाहूँगी। मोनालिसा जी, आप सीनियर पत्रकार हैं और आयुर्वेद से बहुत अच्छा अनुराग रखती है और हमेशा हमारा इनकरेज करती है। और मैं आज के उसके लिए आपको आमंत्रित करती हूँ, मोनालिसा जी। हेलो। मोनालिसा जी, यू कैन अनम्यूट। आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि आज होली पे जो एक शुभकामनाओं का जो संदेश है वो मैम के लेक्चर के रूप में आपने हमें दिलवा दिया है। और हालांकि कुछ मेहमान और आए हुए हैं तो मैं पूरा प्रॉपर नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन मन में इतनी खुशी है कि जब मैम ने कहा कि वो हर वक्त अवेलेबल भी हैं, और जो मतलब ऐसा ना कि ये आपकी कृपा है मैम कि आप लिंक दे रहे हैं साथ में, तो जो हम वो उसमें वापस सुन पाएंगे। तो मैं सच में बता रही हूँ कि एक तरफ मेहमान आया, लेकिन दिमाग में ये हो ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं ये प्रॉपर लेक्चर सुन कैसे पाऊँ, तो दिमाग इधर ज्यादा लग रहा था। और जो बहुत, और अभी के जो मौसम के हिसाब से जिस तरह से सबके पेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस हिसाब से जो आज के लेक्चर मतलब प्रासंगिक जो कह सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से आज हम सभी को मार्गदर्शित किया है। और हेतल मैडम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अनवरत यात्रा में हमें बिना कुछ किसी भी प्रयास के हमें इतना ज्ञान मिल रहा है। और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए मैम आप सब मिलके जो इतना वर्क कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत मोनालिसा जी। मोनालिसा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और सही में आपने सही कहा कि आज त्योहार के दिन भी चिन्मयी जी ने, डॉक्टर साहब ने तुरंत ही हाँ बोली। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही समर्पित भाव का यज्ञ है कि जहाँ मेरे साथ खड़े होने के लिए हमेशा जैसे 255 लेक्चर्स लगभग ऑनलाइन हो गए। तो उसमें आप देखिए कि इतनी बार किसी व्यक्ति ने मुझे हाँ बोला है कि यस मैं कर रहा हूँ या बिल्कुल कर मैम। रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा योगदान है जी। मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आयुर्वेद में ना जो एक स्वभाव में सात्विकता आनी चाहिए, वो आप सब में इतनी होती है कि मतलब समाज को आज उस सात्विकता की जरूरत है। तो आप लोगों के व्यवहार में, स्वभाव में, जो आपकी स्टडी में जो हम सबको देखने समझने को मिलता है ना, वो इतना समाज के लिए इतना बड़ा योगदान है कि जितना आप सबको मैं नमन करूं वो कम है। और मैं यही चाहूंगी कि इसी तरह अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस करियर में, पत्रकारिता के करियर में रही हूँ, उसमें जिस तरह से जुड़ी हूँ, मैं, मेरे अगर भाग्य होते तो शायद मैं भी आयुर्वेद में जुड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि भाग्यशाली होते हैं जिनको, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए होते हैं। जो आप जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, वो सच में, कोई कहते हैं ना सोने का चम्मच, मैं मानती हूँ उससे भी बड़ा अगर कुछ होता है तो वो सब आप लोगों के पास है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोना जी। क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहती हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, जो कोविड के समय में मुझे ध्यान में आया था कि घर में अगर 1 लाख या इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं और अगर हम जी ना दे किसी को, तो ये जी मानवता के साथ बहुत बड़ा अपराध है कि भाई यार घर में इतना पड़ा है, तू किस लिए चौकड़ी मार के बैठा है उस पे, दे दे भाई, है ना। तो जी ये बिल्कुल आयुर्वेद के ज्ञान ऐसा ही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा बेटा बड़े सारे ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं, दे दो, और ये देने से बढ़ते जाएंगे अपने पास, बिल्कुल है ना। क्योंकि विद्या रूपी ज्ञान ही ऐसा है कि जो विद्या रूपी धन कि जो देने से बढ़ जाता है। तो ये बात जी बिल्कुल सही है कि भाई हम आयुर्वेद के माध्यम से स्वयं का अपना जीवन भी उद्धार कर सकते हैं और लोगों का तो कर ही सकते हैं। एक मैं डॉक्टर किशन ऐसे चाह रही थी कि कोई भी एक ऐसा केस अगर आप बता सके तो जहाँ कोष्ठ परीक्षण करके आपने, है ना, कुछ अपना
चिकित्सा का वो किया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी मैम, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स रेफ़र होके आते हैं, तो उनमें से ऐसे कुछ पेशेंट, मैं विवंद का केस बोल रही हूँ आपको, जो कॉन्स्टिपेशन का केसेस होता है। मोस्टली विवंद के केसेस में क्या होता है, हम कोष्ठ की परीक्षा ना करते हुए पेशेंट को फाइबर रिच फूड या फिर कोई भी विरेचन दे देते हैं, जो कभी-कभी काम नहीं आते हैं। इतना पेशेंट इतने ज़्यादा वैराइटीज़ के जो विरेचक औषधि ले लेता है, जो नित्य विरेचन की औषधि ले लेता है, लेकिन पेशेंट को फिर भी रिलीफ नहीं मिलती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी कोष्ठ क्रूर कोष्ठ वाली है, तो आपका जो मृदु विरेचक, नित्य विरेचक अगर मृदु हो, तो फिर आपके लिए वो काम नहीं करेगी। तो उस टाइम पे मैं पेशेंट की पूरी बाउल हिस्ट्री लेती हूँ, और बाउल हिस्ट्री लेने के बाद मैं उनसे क्वेश्चंस ऐसे पूछती हूँ कि आप जब जाते हो, जब आपकी बाउल क्लियर थी या फिर रेगुलर थी, तो आपका ऐसा कभी-कभी हुआ है कि बस गर्म पानी पीने से आपका बाउल पास हो, या फिर अगर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, दूध वगैरह खाने के बाद ही तुरंत आपको वॉशरूम जाना पड़े, या फिर ऐसा हो कि दूध भी खा लिया, गर्म पानी भी पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी स्टूल पास नहीं होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, हम लोगों का दूध पीने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद, विरेचक लेने के बाद भी हो नहीं रहा है पास स्टूल, तो उस पेशेंट को मैं पहले बोलूंगी कि आप घृत दीपन पाचन फिर घृतपान से स्टार्ट करें, क्योंकि उस पेशेंट की कोष्ठ इतनी क्रूर हो रखी है कि वहां पे विरेचक मेडिसिन डालिए, आप उसमें दूध डालिए या फिर कोई भी तीक्ष्ण विरेचन वाली डालिए, वो काम नहीं करेंगी। तो मैं फिर उस पेशेंट का पूरा बाउल हिस्ट्री लेके, वो जब बाउल पास भी करते हैं तो वो स्टूल ही हार्ड स्टूल होती है, या फिर उस टाइम पे पास करने के टाइम पे वो लूज भी हो जाती है, पेलेट स्टूल होती है, या फिर जो स्टूल है वो फिर जब पास होती है तो थोड़ी सी फैट, जो ऐसे चिपचिपा हम बोलते हैं, जो यूजुअली हम पैनक्रेटाइटिक पेशेंट या फिर लिवर के पेशेंट में देख सकते हैं, जिसको हम स्टेटोरिया बोलते हैं। तो ऐसे सारी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, पेशेंट को दीपन पाचन और घृतपान, जो घर में हो सकता है, घर में आप घी में ही खाना बनाए और घी का पान भी करे, जो एकदम कम क्वांटिटी में गर्म पानी में डाल के आप पी सकते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और यही जो कोष्ठ की परीक्षा की रिपोर्ट है, जो बाउल मूवमेंट की परीक्षा की रिपोर्ट है, ये मैं सेंड करती हूँ फिर से उनके जो या तो शल्य तंत्र या फिर काया चिकित्सक के ओपीडी के कंसल्टेंट के पास, कि मैम ये है आपके पेशेंट का जो बाउल हिस्ट्री, और इस हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिए अपना विरेचक मेडिसिन। तो ऐसी एक हार्मनी मैं बना के रखती हूँ अपने पेशेंट का जो डेली एक्टिविटी है, और जो मेरे कंसल्टेंट अदर डिपार्टमेंट के होते हैं, उनके जो मेडिसिन है उस प्रेस्क्रिप्शन के बीच में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। और मैंने, हालाँकि मैं गायनी से पीजी हूँ, मगर मैंने बहुत बार ये पेशेंट की हिस्ट्री में सुना है, पेशेंट के मुँह से, कि मुझे क्यों कुछ लेना पड़ रहा है। और वो इस बात से इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड है ना, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं ना कि सुबह उठते ही हाइपोथायरॉयडिज्म की गोली लेनी ही लेनी है। सबसे पहले हाँ याद जी। करके फिर 1 घंटा कुछ नहीं लेना है, फिर कुछ खाना है, तो बड़ा स्ट्रेस आता है उनको। सेम इसी तरीके से बॉवेल क्लियरेंस के लिए भी अगर कुछ कुछ लेना पड़ता है, तो पेशेंट को सच में बहुत दिक्कत होती है कि भाई क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों ऐसा क्या करे कि भाई ये परमानेंट क्योर हो जाए। हम्म और ये बात हम्म बिल्कुल हम्म। सही कही आपने कि भाई कोष्ठ परीक्षा उसमें हमें और बहुत ज्यादा। जी। एक फूड ट्रांजिट टाइम बोल के भी होता है, कि आपका फूड आपने सेवन किया उसका, फिर वो कितने टाइम तक आपके स्टमक में ही रह रही है। यूजुअली हम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आवर्स जो रहनी चाहिए 4 आवर्स, उसमें पूरी डाइजेशन हो जानी चाहिए, इवन आप अगर हैवी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो भी। और उसके बाद आपका डाइजेशन होके लाइट हो जाना चाहिए, और फिर हम लोग का जो कोष्ठ लघुता के जो लक्षण है, जैसे फिर से भूख लगना या फिर एपेटाइट आना,
ये सारे, या फिर किसी-किसी का मोशन भी पास होता है उस टाइम पे। ये चीज़ें ना होके 4 घंटे के बाद भी अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है जो खाई हुई चीज़ ऑलरेडी है, वो पेट में ही है और 4 घंटे पार हो गए फिर भी मुझे भूख नहीं लग रहा है, ऐसा ही नहीं लग रहा है कि खाना नीचे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उस पेशेंट का फूड ट्रांजिट टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि 4 आवर्स से ज़्यादा लगभग 6 आवर्स तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा भी अगर पेशेंट का फूड ट्रांजिट टाइम है, मतलब वो फूड कितनी देर तक रह रही है आपके कोष्ठ या फिर स्टमक में, तो मतलब उस पेशेंट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या तो कम है, या फिर उनकी जो दीपन पाचन प्रक्रिया है उसको आपको स्टार्ट करनी है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा को मिला के बनती है कोष्ठ परीक्षा के लिए, जो आपको ध्यान रखनी है कभी भी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोनालिसा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो मोना जी। हाँ जी मैम। जी जी बताइए। मैम मैं जिस तरह से मैम ने अभी ये जो पूरा पेट साफ होने वाली जो बात बताई थी, तो आज के टाइम अगर देखें तो मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। और जो लाइफस्टाइल वाली बात जो शुरुआत में मैम ने जो बताई थी, जिस तरह से जैसे हैवी फूड, वो इवनिंग के टाइम भी नाश्ता कर लेना और ये सब, तो इसके लिए मैक्सिमम लोगों को हम जागरूक कर सके, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जैसे हम घर पे ही या जो भी हमारे, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात कहूँ या, तो उसमें हम उनको एक छोटे पैकेज में उनको कैसे बताया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि हमारी जो एडवाइस है वो घर वाले एक ही बार में ले लें, वो बहुत टफ होती है। मैं एज़ अ जी। डॉक्टर भी जब अपने घर वालों को बोलती हूँ तो उनको मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम एग्ज़ाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेशलिस्ट या फिर किसी से और से बुलवा के भी, जिनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, वैसे भी उनको मना सकते हैं। और चेंजेस जो लाने हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चेंजेस आए। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में भी कहा था, जब भी मैं अपने पेशेंट की जो डाइटरी हिस्ट्री है वो लेती हूँ, आई यूज्ड टू मेक श्योर उसमें जब चेंजेस आए, छोटे-छोटे चेंजेस करके आए, ताकि हम जब देखें कि हाँ, ये बंदा ये चेंजेस अडॉप्ट कर पा रहा है और उनको वो अडॉप्ट करके खुशी मिल रही है, उसके बाद हम थोड़ा ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। तो इवन आप अगर अपने घर वालों को भी बोलना चाहती हैं, तो पहले हर एक की फूड हिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी। कौन कितना चटपटा खा रहा है, कौन किस टाइम पे खा रहा है, कौन ज़्यादा तला भुना खा रहा है, कौन बॉयल खा रहा है, या फिर लोकली अवेलेबल फूड्स किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है, किस टाइम पे ले रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो हर एक का आप एक ही दिन में नहीं ले सकती। तो एक ऐसे फैमिली मेंबर से स्टार्ट कीजिए जिसका आपका लगे कि आप अगर इनमें चेंजेस लाना चाहे तो इट विल बी इफेक्टिव, ताकि उस इंसान के चेंजेस को देख के, इफेक्टिव चेंजेस को देख के बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अडॉप्ट कर सके। जी मैम। और मैम फिर से आपको ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत सरल तरीके से आज ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। मैं सच में फिर से कहना चाहूंगी कि ये होली के जो गुलाल का जो होता है ना रंग, वो उसी तरह से आज हमें इस रूप में मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी और डॉक्टर चिन्मयी जी। डॉक्टर विधि, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello, good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग, यू कैन आस्क। Happy Holi to ma'am. Thank you so much, ma'am. Such a lovely session. थैंक यू सो मच। मैम, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे तक्र के हम 5 टाइप्स पढ़ते हैं, तो इसमें जो हम तक्र, सिद्ध तक्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रोपोर्शन क्या लेंगे? मतलब जैसे घोल हो गया, मथित हो गया, तक्र, छचिका, तो अगर हम प्रैक्टिस में पेशेंट को एडवाइस करते हैं, तो फिर हम उसको क्या प्रोपोर्शन वाटर का प्रेफरेबल रहेगा या बेटर? आपके जो वाटर के जो कंटेंट्स है वो एक चार्ट में सारंगधर संहिता में मेंशन्ड है।
आप अगर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो. यू विल गेट माय नंबर. आई विल सेंड यू अ लिस्ट की खोल, तक्र, फिर छछित जो मत हमारे डिफरेंट, हाँ मथित जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनका क्या क्या स्टेजेस में यूज करने हैं वो सारंगधर संहिता में मेंशन्ड है. तो मैं आपको वो एक स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ. बिकॉज ओके मैम. टू बी ऑनेस्ट एट दिस मोमेंट मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में हम जब बोलते हैं तो वो यूजुअल होता है कि हम बोलते हैं आप इतनी अगर दही ले रहे हो तो उससे 3 गुना ज्यादा पानी ले लो, क्योंकि हम बोलते हैं जब पेशेंट को बोलते हैं हम बोल नहीं सकते कि आप हाथ से तक्र बनाओ, तो हम यस. उनको प्रैक्टिकली बोलने के लिए हम उनको बोलना पड़ेगा कि आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल लो. तो उस टाइम पे थोड़ा पानी और कर्ड का कॉम्बिनेशन हम रेशियो में बोलते हैं कि अगर आप कर्ड इतना ले रहे हो तो इससे 3 गुना ज्यादा पानी लीजिए, 3 या 4 गुना ज्यादा पानी. मैम तो प्रैक्टिस में हम लोग ये एडवाइस कर सकते हैं 3:1, मतलब पेशेंट्स को या जनरली जैसे या अम्लपित हो गया या जनरली जैसे अग्निवर्धन के लिए जो प्रोपोर्शन है वो 3:1 कर सकते प्रोपोर्शन हैं. है 3:1 कर सकते हैं. अगर फिर भी पेशेंट ऐसा हो कि उनको रेशियो समझ में नहीं आ रही है तो पेशेंट को बोलना है कि जब आपकी तक्र प्रिपेयर होके आ रही है मिक्सचर से तो आपको देखना है कि वो फैट कंटेंट ना रहे, यस मैम. वो पूरी की पूरी वाटरी हो. ओके मैम. या थैंक यू सो मच मैम. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विधि और डॉक्टर चिन्मयी जी, आपका भी धन्यवाद. डॉक्टर चंद्रकला जी एक बात यहाँ लिख कर बता रही है, क्योंकि कुछ समय से हम व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं क्वेश्चन को आमंत्रित कर लेती थी, तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो मैं सभी को भी बताना चाहूँगी कि आप में से जो चिकित्सक बहुत अच्छे चिकित्सक है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सबको बताना चाहिए, तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग मंच है कि जो एक दूसरे को हेल्प करता है और हेल्प लेता है ना, तो देना और लेना दोनों ही है. तो डॉक्टर चंद्रकला जी ने बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस कहा है कि हम धान्यक हींग को हमेशा रेगुलरली अम्ल पित्त में यूज करवाते हैं. इट गिव्स वेरी गुड रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन, है ना. तो बिल्कुल सही बताया है कि सच में कुस्तुम्बरू है ना, यानी हरी धनिया हरी धनिया. का उपयोग भी बहुत अच्छा है, और ये जो धान्यक मानी शुष्क धनिया है ना, का उपयोग भी बहुत अच्छा है. तो बहुत धन्यवाद आपका ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. और धन्यवाद. जी जी जी, तो ये आज के लेक्चर का अंतिम पड़ाव है. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस लेक्चर को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और एनरिच कर दिया. और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर चिन्मयी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए, इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दी, और आपका एनर्जेटिक बिहेवियर और ओजस्वी चेहरा हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी है. तो अच्छे हाथ में आयुर्वेद है तो पक्का एक दिन आयुर्वेद के अच्छे दिन आएंगे और आयुर्वेद जरूर. भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने. मैं कई सालों से ये बात बोलती हूँ और अभी कुछ कुछ लोग भी बोलने लगे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कुछ ग्रुप बड़ा है, क्योंकि वरना मुझे हर एक व्यक्ति ऐसे है ना, जो मेरे सीनियर है कुछ वो मुंह पे ही मना कर देते थे कि ये पॉसिबल नहीं है. मैंने कहा नहीं सर ऐसे मत बोलिए. जब भगत सिंह ने पहली बार पूर्ण स्वराज मांगा था तब लोगों ने मना ही किया था, कहते नहीं नहीं भारत कभी अपना राज्य नहीं चला सकता, यानी भारत के लोग. तो भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में सोच लिया था कि नहीं नहीं हम अपना चलाएंगे, तुम निकलो यहाँ से, है ना. तो मैंने कहा नहीं, और नो डाउट हमने कुछ गलतियां की, गिरे पड़े, फिर से खड़े हुए, चले दौड़े, है ना. आज हमने सब कुछ किया और कोरोना जैसे विपरीत काल में बहुत सारे कंट्रीज को, मोर देन 80 कंट्रीज को भारत ने, हमारे देश ने फ्री में वैक्सीनेशन दी. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम दुनिया को एक नया आयाम दिखाया, नई दृष्टि दी कि एवरी टाइम कमाना नहीं होता, है ना, मानवता को भी देखना होता है.
और सहायता भी करनी होती है ना, जबकि भारत को भी पैसों की बहुत ज़रूरत है, मगर हमने तब पैसे नहीं देखे क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। तभी भारत विश्व गुरु था, तभी वो दुनिया में मैसेज देता था, है ना? तो मैं फिर से तहे दिल से डॉक्टर चिन्मयी जी का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ हमारे निवेदन पर आए और आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया, और मैं आशा करती हूँ कि सारे चिकित्सक इसको अपने-अपने पेशेंट को और स्वस्थ करने के लिए और इन शॉर्ट टाइम स्वस्थ करने के लिए इसका ज़रूर उपयोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अनिता। थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए हितल जी। जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे लास्ट में शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी भी म्यूट रखकर ही दोहराएँगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अपने अपने हिस्सेदारी का आयुर्वेद के प्रति कर्तव्य को आप हमेशा निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।